हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो लास्ट लेसन हम लोग लेक्चर बनाया था, हम लोगों ने एनिमल टिश्यू पर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वो लेक्चर हमारा सेशन 17 था। ठीक है, तो आज का सेशन करेंगे हम 18 जो हो जाएगा एनिमल लिविंग वर्ड पर। तो इसके ये पूरी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन। और आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द जीनस। जीनस से कंपेयर में लेस जनरल इन कैरेक्टर में कौन सा है? बताइए, डिवीजन, क्लास, फैमिली की स्पीसीज कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज स्पीसीज। स्पीसीज है सबसे जनरल में। ठीक है, अब मैं इसकी सीरीज बता दूंगा अगर आपको मैं, क्योंकि देखिए लिनस ने हमको सीरीज दी थी 7 की। ठीक है, 7 सीरीज थी जिसमें मतलब 7 किंगडम, 7 आप कह सकते हो कि 7 डिवीजन में उसमें बांटा था। पहला डिवीजन में किंगडम, सबसे पहले आया था अपन का क्या, किंगडम। ठीक है, दूसरे नंबर में उसके बाद आया डिवीजन या फिर फाइलम। थर्ड नंबर पर आया था उसने क्लास। फोर्थ नंबर में ऑर्डर। फिफ्थ नंबर में फैमिली एंड सिक्स्थ नंबर में जीनस एंड एट द लास्ट इज स्पीसीज। ठीक है, ये उसकी क्या थी, सीरीज थी। और स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे जीनस से कंपेयर में सबसे लेस जनरल कैरेक्टर्स होंगे स्पीसीज में, क्योंकि जीनस स्पीसीज के पहले आता है। बाकी जितने डिवीजन, फैमिली, क्लासेस सब पहले आते हैं स्पीसीज के। ठीक है, और एक बात आपको बता दूँ, स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है बाकी के मुताबिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? वन नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, एक नाम 2 साइंटिस्ट के द्वारा किया हुआ, या फिर वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर 2 नेम्स वन लैटिनाइज्ड अदर ऑफ अ पर्सन, या फिर 2 नेम्स ऑफ अ सेम प्लांट। कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है यहाँ पर? एनसीईआरटी राइट क्वेश्चन है ये। बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर का मतलब है वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर कि बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, वो कंसिस्ट करता है जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट। कौन कौन सा कंसिस्ट करता है? जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, जो जेनेरिक नेम होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। ओके, और दोनों नेम्स इटैलिक्स में लिखे जाते हैं और अंडरलाइन होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। ओके, कैसे होते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं और अंडरलाइन होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसा आपको बताया मैंने कि इसका मतलब कि बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर का मतलब बताया, तो यहाँ पर जो मैंने बताया इसके हिसाब से ही जब भी आप देखिएगा, अगर कोई भी समझ लीजिए किसी भी फ्लावर का, प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम लिखा है तो इसी तरह लिखा हो। मतलब कि जो पहला जेनेरिक नेम होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, स्पीसीज नेम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए, अंडरलाइंड होने चाहिए, तभी वो आपका करेक्ट मतलब लिखने का ढंग करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स, प्लांट्स में कैसी ग्रोथ होती है और एनिमल्स में कैसी होती है? नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स में ग्रोथ क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है टिल डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं जहाँ पर सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। ओके, और एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद उसके सेल जो होते हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और रिप्लेस हो जाते हैं लॉस्ट सेल से, मतलब कि उसके जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और वहाँ पर डिवीजन मतलब डिवीजन के मैकेनिज्म बंद हो जाती है एनिमल्स में। ओके, और जो प्लांट्स होते हैं वो जब तक मर नहीं आता तब तक डिवाइड करते हैं। अब ये ढूंढिए, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि प्लांट्स कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, तो प्लांट्स में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ वाले ऑप्शन हमारा बी और सी है। ओके, और एनिमल्स से मैंने कहा एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं,
तो हमारा बी ऑप्शन में देखिए, प्लांट्स में कॉन्टिन्यूसली ग्रो दिया हुआ है और एनिमल्स में सर्टेन एज तक के लिए ग्रो दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेलो पॉइंट्स आर नोन एज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ के लिए दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। बताइए, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना ग्रोथ के लिए। देखिए मैं बता दूं आपको, ग्रोथ के लिए इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना जरूरी होता है। ओके, मास का बढ़ना जरूरी होता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ में जब इंडिविजुअल नंबर बढ़ेंगे तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तभी तो ग्रोथ होगी, और मास के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती है। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है, ओके, ये दोनों नहीं होते हैं, तो ये दोनों कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही हैं। और देखिए ऑप्शन में हम फर्स्ट ए में दिया है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टैक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? सोचिए। चलिए मैं बता देता हूँ, टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी में हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम उसमें करते हैं कैरेक्टराइजेशन, कि कैसा उसमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी कैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ओके, एंड एट द लास्ट हम उसमें नॉमेनक्लेचर देते हैं कि उसका नाम कैसा होगा, साइंटिफिक नेम कैसा होगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन कैरेक्टराइजेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। ओके, सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हमसे पूछा है ICBN का फुल फॉर्म बताना क्या होता है। NCERT में क्लियर लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में कहा है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, नहीं, बायोलॉजिकल नेमिंग नहीं होती है, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरे में कहा है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, जी हाँ, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर होता है, ना ही बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता, ना ही बायोलॉजिकल नेमिंग होती है। तो हमारा सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, ICBN हमको प्रोवाइड करता है अ सेट ऑफ रूल्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है जो डील करता है विद द फॉर्मल बोटैनिकल नेम्स जो हमको प्लांट्स में देते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपके इसके बारे में। जो ICBN होता है वो प्रोवाइड करता है सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है जो डील करता है विद द फॉर्मल बोटैनिकल नेम्स जो हम प्लांट्स को देते हैं। ओके, तो ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझको या तो कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर मुझको आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, और अगर आपको इसी लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप एक बार रिवर्स करके बैक करके फिर आप देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है फाउंडर ऑफ बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर। बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के फाउंडर कौन थे? लिनियस, मेंडल, डार्विन, लैमार्क। बताइए। बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के फाउंडर हैं लिनियस। इन्होंने ही बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर का मतलब वो दिया था कैरेक्टर, इन्हीं सबसे पहले यही फाउंडर थे, इन्हीं ने सबसे पहले खोज की थी बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर की। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। अगला दिया है सीरियल अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सॉन या फिर टैक्सोनोमिक कैटेगरी इज नोन एज। सीरियल अरेंजमेंट टैक्सॉन का या फिर टैक्सोनोमिक कैटेगरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी, बी क्लासिफिकेशन, सी हायरार्की एंड डी टैक्सोनॉमी। ये सीरियल से डिफिनीशन है, आपको वैसे बता दूं मैं। ओके, उसको हम कहते हैं क्या? हायरार्की कहते हैं। सीरियल अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सॉन
फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नोन एज हायरार्की। ओके, उसको हम हायरार्की कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला कहा है अ नंबर ऑफ जेनरा हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। ऐसा जेनरा बताना जिसमें कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सोचिए ज़रा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली। ओके, फैमिली में कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपको एक बात बता दूँ, जो किंगडम होता है और सेकंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक में पाया जाता है बिलो द डोमेन, और उसको डिवाइड होता है डिफरेंट फाइलम्स में। जो किंगडम होता है वो फाइलम में डिवाइड होता है, फाइलम को हम डिवीजन भी कहते हैं। ओके, फैमिली एक ऐसा ग्रुप, फैमिली इज द ग्रुप विच इज़ क्लोजली रिलेटेड जनरा, जबकि ऑर्डर इज ग्रुप जो कि फैमिली से रिलेटेड होते हैं, और क्लास ग्रुप होता है जो ऑर्डर से रिलेटेड होता है। मतलब कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इसका कि कहाँ से कहाँ तक सीरीज होती है। सबसे पहले नंबर में किंगडम आता है, देन फाइलम आता है, देन क्लास आता है, फिर ऑर्डर एंड देन फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इसी ऑर्डर में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ऐसे मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दूं, आपके मम्मी पापा होंगे, मम्मी पापा के पहले आपके पापा के मतलब कि आपके दादा दादी होंगे, मम्मी के नाना नानी होंगे। ओके, अब जैसे मान लीजिए आप कह दीजिए 16 है, 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 में बटेगा, मतलब कि 2 कैटेगरी में बटेगा। आप जैसे करेंगे तो अगर 16 को हाफ ऑफ करेंगे तो 2 कैटेगरी में बटेगा, 8 एंड 8। ओके, अब फिर आप 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 एंड 4, और फिर 4 एंड 4, 8 एक के 8 1, मतलब कि एक 8 के 4 एंड 4 हो गए, दूसरे 8 के 4 एंड 4 हो गए। एंड देन जब पहले 8 के जो 4 एंड 4 है उसके में फर्स्ट 4 के 2 डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 2 में आएगा, और सेकंड वाले को 2 एंड 2 में डिवाइड करेंगे, एंड दूसरे वाले के 4 को 2 एंड 2 में डिवाइड करेंगे, और उसके 4 को 2 एंड 2 में डिवाइड करेंगे। मतलब कि यहाँ पर n स्क्वायर का एक हिसाब से चलता है, मतलब कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जो जिसकी फैमिली, अब जैसे वो कहते नहीं है कि एक आदमी से घर नहीं बनता, एक आदमी से घर नहीं बनता, पूरे परिवार से घर बनता है। तो परिवार किंगडम में आ जाएगा, फिर उसके नीचे सब डिवीजन कैटेगरी होती हैं, इसी से समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फैमिली। अगला क्वेश्चन है मोस्ट नेम इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से लिए गए हैं? कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हिंदी, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लैटिन में लिए गए हैं। ओके, किस में लिए गए हैं? लैटिन में लिए गए हैं सारे बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर। अब देखिए, मैंने आपको इस मतलब कि लिखने का ढंग आपको मैं सेकंड ऑप्शन में बताया था, जब सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें बताया था हमें लिखने का ढंग क्या होगा। अब सोचिए, ब्रासिका इंडिका, देखिए लिखे से आपके नाम सही हैं, जो भी उसके नाम दिए नाम सही लिखा है, लेकिन लिखने का ढंग ये देखिए कैसा लिखा है। सोचिए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। आपको बता चुका था जेनरिक नेम होता है वो कैसा होता है? जेनरिक नेम होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब ये देखिए कैपिटल लेटर से कौन कौन से स्टार्ट हैं। अब ये तो चारों स्टार्ट है कैपिटल लेटर से, ठीक है। फिर आपसे मैंने कहा था जो स्पेसिफिक नेम होता है वो कैसे होता है? स्मॉल लेटर से। अब ये देखिए स्मॉल लेटर किस में है? स्मॉल लेटर हम लोगों को मिल रहा है ए में और डी में, ठीक है। बट डी में आप देखिए जो स्टार्टिंग का लेटर है सब के सब, मतलब कि जनरल में क्या कहता है सिर्फ स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, लेकिन डी में सारे कैपिटल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रासिका इंडिका। ओके, ब्रासिका इंडिका इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्रासिका इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया इज प्रोवाइडेड इन। किसने प्रोवाइड किया जाता है? फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, मैनुअल की कैटलॉग? बताइए। प्लांट स्पीसीज का इंडेक्स से बता रहा है। प्लांट स्पीसीज का इंडेक्स पाया जाता है पार्टिकुलर एरिया में, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। ओके, और एनिमल का पूछ ले तो फौना, ठीक है। मैनुअल्स यहाँ पर एक प्रकार का यूजफुल, मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन
फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया। मैनुअल्स क्या में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, नेम को आइडेंटिफाई करने में स्पीसीज़ के जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। मैनुअल उसमें हेल्प करता है। और मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कोई भी एक टैक्सॉन के। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लांट स्पीसीज के बारे में कहा है तो फ्लोरा होगा, एनिमल में कहेगा तो फौना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। फाइलम ग्रुप है जो सिमिलर रिलेटेड, किससे रिलेटेड है बताइए? ऑर्डर, जनरा, फैमिलीज, क्लासेस। आपको फिर से बता दूं कि आप इसका मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से एंड होती है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा इसके बारे में ये बता दूं कि जो किंगडम होता है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है। फाइलम या फिर डिवीज़न ये लार्जेस्ट कैटेगरी होती है। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी में ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रुप कैटेगरी में ध्यान रखिएगा। क्लास होता है वो ग्रुप होता है रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कैसे होती है? ग्रुप होती है रिलेटेड फैमिलीज़। फैमिली कैसे होती है? ग्रुप होती है रिलेटेड जनरा। और जीनस होता है ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीसीज़। मतलब कि इस क्लास से लेकर के स्पीसीज़ तक में सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एंड एट द लास्ट स्पीसीज़ क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलम इज़ अ ग्रुप सिमिलर एंड रिलेटेड टू। फाइलम किससे रिलेटेड होगा? फाइलम रिलेटेड होगा क्लास से, क्योंकि क्लास फाइलम के बाद आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इन द बायोनॉमिनल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द अनडिफाइंड सेंचुरी बाय सी लिनियस द सेकेंड वर्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट। सेकेंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन पढ़ा था कि फर्स्ट नेम जीनस, सेकेंड नेम स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज। जीनस क्या करता है? जीनस करता है फर्स्ट नेम, रेस नहीं होता कुछ, और फैमिली होता है इसमें। ठीक है, तो फैमिली तो इस जीनस के ऊपर आता है, तो जीनस फैमिली होगा नहीं। और जीनस फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करता है और स्पीसीज क्या करता है? बायोलॉजिकल का सेकेंड नेम रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर। नहीं, ये क्या होता है? ट्रॉपिकल प्लांट्स वहाँ पर देखेगा? नो। दे अलाउ एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। जी हाँ, बोटानिकल गार्डन एक्स-सिटू कंजर्वेशन करता है जर्मप्लाज्म का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। हो गया क्या? हो सकता क्या? हो ही है ही ये। ऑप्शन नंबर सी में कहा है दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। जी ऐसा कोई वो नहीं है, बोटानिकल गार्डन में वाइल्ड लाइफ को कहाँ से प्रोवाइड करेगा? और दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। जी ऐसा क्या होता है ब्यूटीफुल एरिया? ब्यूटीफुल एरिया तो घूमने के लिए बहुत सारे हिल्स है, माउंटेन्स है, लेकिन मेन क्या होता है? एक्स-सिटू कंजर्वेशन करता है जर्मप्लाज्म का। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कैटेगरी कौन सी है? सोचिए, बताइए कैटेगरी कौन सी इसमें से? ऑर्डर मालवेसी, थैलामीफ्लोरी, डाइकोटिलिडन। कौन सी कैटेगरी है? नॉर्मल सी बात है, अभी आप पढ़ा चुका हूँ। ऑर्डर इज द कैटेगरी, मालवेसी इज अ फैमिली, थैलामीड इज अ फैमिली, डाइकोटिलिडन इज अ मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं ये। ओके, ऑर्डर इज अ कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट स्पेसिमेन इन द हर्बेरियम कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड इन अ बुक फॉर्म इज नोन एज। बताइए, जो इन्फॉर्मेशन प्लांट स्पेसिमेन के बारे में हर्बेरियम में कंपाइल्ड है वो पब्लिश्ड बुक में किसके फॉर्म में? आपको बता चुका हूँ, प्लांट्स के बारे में कहे तो ज़रूरी नहीं है हर बार, मतलब प्लांट्स के बारे में कहे तो क्या होगा? फ्लोरा। नॉर्मल सी बात है, फ्लोरा होगा प्लांट्स के बारे में कहे। फौना किसके बारे में होगा? एनिमल्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको एक बात बता दूँ कि हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक प्रकार का मतलब कि बुक्स होती है जिसमें ड्राइड कलेक्शन ऑफ फ्लोरा होता है। संसार में जितने भी प्रकार के जो मतलब कि प्लांट्स की स्पीसीज या फिर फैमिली जितनी भी होती हैं सबका ड्राइड कलेक्शन होता है हर्बेरियम में। ठीक है, वो सर्व करता है पर्पज फॉर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज रिसर्च, मतलब कि रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन में इनमें हेल्प करता है। ओके, फ्लोरा एक प्रकार का रेफरेंस बुक होता है। फ्लोरा इज़ अ रेफरेंस बुक दैट कंप्लाइज एंड डिस्क्राइब ऑल द स्पीसीज। फ्लोरा एक प्रकार का रेफरेंस बुक होता है जो हमको
मतलब कि डिस्क्राइब करता सभी स्पीसीज़ के बारे में वेस्कुलर प्लांट्स के जो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में इतने प्रकार के पौधे हैं, आप सभी प्रकार के पौधों को तो दिमाग में रख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इतनी वैरायटी इससे की हद है मतलब कि। ओके, इसलिए हम लोगों ने हर्बेरियम नाम की एक बुक बनाई है जिसमें हम सभी प्लांट्स की स्पेसिमेंस रखते हैं, ड्राइड स्पेसिमेन, जिसको बाद में स्टडी करने में हेल्प करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरा। और फौना की बात करें तो मतलब कि फौना बात करें तो एनिमल्स में आएगा वो। अगला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड करिए और करेक्ट बताइए कौन सा है। पहला कहा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मास का और नंबर का बढ़ना इंडिविजुअल का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की। जी हाँ, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मास का और पॉपुलेशन का बढ़ना ही क्या होता है, मतलब कि हेल्प करता है। अब देखिए दिखाता हूँ पिछले क्वेश्चन आपको। ये देखिए, इसमें कहा है कि दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है ग्रोथ की। तो हमने क्या कहा था? मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। वही चीज़ इसमें हम यहाँ पर कहा है। ये देखिए कि इंक्रीज इन मास एंड इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। जी हाँ, फर्स्ट वाला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया है। ओके, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर गलत हो गया। ओके, अब आते हैं सेकंड में। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड फ्री सेल फ्री सिस्टम। जी हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे मतलब कि जो लैब्स में मतलब प्रोसेस की जाती हैं तो वो तो बॉडी की बाहर ही हुई एक प्रकार की सेल फ्री सिस्टम में हुई ना, मतलब कि बॉडी में तो हो नहीं रहा है, बॉडी से बाहर हुई, तो ये भी हो सकता है। तो सेकंड में होगा, मतलब कि यहाँ पर थर्ड वाला अपना गया। अब बचे ए और डी। अगर हमारा थर्ड वाला हुआ तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साफ साफ है भाई, अगर आप किसी चीज़ टच करते हैं तो रिस्पॉन्स तो मिल ही रहा है ना, है रिस्पॉन्स तो मिल ही रहा है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ही है, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, ए भी गलत होगा यहाँ पर। ओके, ए भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटानिकल या फिर जूलॉजिकल नेम। फिर ये देखिए, फिर इसमें भाई नेम सही करना कौन सा होगा सही। जीनस कैसा होगा? फर्स्ट नेम कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। स्पीसीज़ में फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, मतलब सभी स्मॉल ही होंगे। ढूंढिए, इसमें जीनस में ये क्या कैपिटल दिया तो ये गलत हो गया। ये देखिए ये सही है, ये वाला सही है। इसमें पहला स्मॉल दिया है, इसमें दोनों कैपिटल दिए हैं। तो क्या होगा? पैंथेरा टाइग्रस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जूलॉजिकल नेम है, बोटानिकल नेम में सही दिया, मतलब वैसे पैंथेरा टाइग्रस एक प्रकार जूलॉजिकल नेम है किसका? टाइगर का। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वे बायनॉमिनल होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, कौन सा करेक्ट होगा बताइए? बायोलॉजिकल नेम के लिए वो बायनॉमिनल होते हैं, गिनती होगी तभी तो पता चलेगा कितने होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जी हाँ, यूनिवर्सल होते हैं, वो तो करेक्ट है ये। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दिस सभी सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हमें ऑड वन आउट निकालना है इसमें से। वैसे आपको मैं इसके अंदर थोड़ा बता दूं अगर मैं, कि जो साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं दो कंपोनेंट, जैसे आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट कंसिस्ट करते हैं। ओके, द नेम विद टू कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट के साथ नेम कंसिस्ट करता है उसे हम बायोनोमियल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं स्पेसिफिक और जेनरिक दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसे हम बायोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होता है वो यूनिवर्सल होता है। ओके, बीइंग ऑल ओवर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज ऑफ द पीपल,
पीपल की अलग अलग लैंग्वेज, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कहीं पर कोई लैंग्वेज यूज़ होती है तो कहीं पर कोई उसकी लैंग्वेज के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो डिस्क्रिप्टिव वाला वो भी सही होगा, यूनिवर्सल वाला। ओके, वो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, इंडिकेट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, तो ये भी सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों सही होंगे हमारे। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें यहाँ पर ऑड विथ रिस्पेक्ट टू की रिस्पेक्ट में ऑड बताना है, कौन सा ऑड है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है टैक्सोनॉमिक एड इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। जो टैक्सोनॉमिक एड है वो काहे के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बी में ऑप्शन में दिया है ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट, कपलेट का प्रत्येक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। सी में कहा है कीज आर नॉन एनालिटिकल इन नेचर, कीज कैसे होते हैं, नॉन एनालिटिकल नेचर में होते हैं। डी में कहा है सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अलग अलग कीज अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए रिक्वायर होते हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सोचिए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कीज आर नॉन एनालिटिकल नेचर होता है। ठीक है, मैं वैसे बता दूं की में टैक्सोनॉमिक एड यूज होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, आप देखो टैक्सोनॉमी के बिना कहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन होगी। प्रत्येक स्टेटमेंट में कपलेट जो होता है वो लीड करता है, कपलेट में जो कपलेट होता है वो लीड करता है। और डी में जैसे कहा की एनालिटिकल नहीं, नॉन एनालिटिकल नहीं होते, एनालिटिकल होते हैं नेचर में। ओके, और जो की को सेपरेट करता है वो प्रत्येक उसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रिक्वायर होता है। तो ए भी सही होगा यहाँ पर, मतलब कि ऑड वन में तो ये होगा हमारा ऑप्शन, ये सही होगा। वैसे ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये वाला गलत है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले में कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में सबसे एक्सक्लूसिवली कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रियो, विट्रियो में आइसोबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। या फिर इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, अंदर से ही खाली मास बढ़ता है। सी में दिया है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड द मेमोरी। ओके, डी में दिया है इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली, सरफेस पे और इंटरनली दोनों जगह मास एक्यूमुलेट होता है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। एस्पेक्ट इन एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में भी होता है और हमारी मेमोरी में, मतलब कि जो हम सोचते हैं उसी हिसाब से हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे हम बता दूं मैं, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, कॉन्शियसनेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। ये लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि लिविंग बीइंग्स अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। ये समझ लीजिए सीधा, जो उसके दिमाग में चल रहा है उसके हिसाब से चेंज कर सकता है। आप खुद देख लीजिए लिविंग बीइंग्स ने क्या क्या कर सकता है। ह्यूमन, मतलब ह्यूमन आप कह सकते हैं फिर लिविंग बीइंग्स में आ सकते, सब कुछ आ सकता है। तो उसने देखिए पेड़ काटे, घर बना लिए, अपने रहने के लिए बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज किया कि नहीं किया, उसका अफेक्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, तो लिविंग बीइंग जो चाहे वो कर सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आएगा आप लोगों का। वैसे मैं सोच रहा हूँ प्लांट किंगडम में पहले बना दूँ, प्लांट किंगडम पहले बना देता हूँ और फिर जो पहला वाला मतलब कि एनिमल किंगडम उसके बाद बनाऊँगा। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर में फिर नेक्स्ट बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।